अब हम बात करेंगे इसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये तार हमने ले लिया, ठीक है, ये तार हमने ले लिया, 1 मान लिया, इस तार को 1 मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वह धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यह धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हमें पता है कि ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो धारा किधर प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर? धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर? तो अगर मैं इस अंगूठे को धारा की दिशा में कर दूं तो ये चारों उंगलियां क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। तो इस अंगूठे को मैंने धारा की दिशा में कर दिया तो चारों उंगलियां किधर बता रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र बता रही है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्लियर हुआ? अब मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अब मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में एक और तार, ठीक है, एक और तार, इसको मान लेता हूं 2, तार 2, ठीक है। एक और तार 2 कर रख दूं और इसमें धारा प्रवाहित करूं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। हम धारा को मान ली I2 और इसमें धारा I1, सेम डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करूं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है कि जब सेम डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों तार आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। और वह कौन सा बल होगा? वह बल होगा अट्रैक्शन फोर्स। वह कौन सा बल होगा? वह बल होगा आकर्षण बल। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब देखिए, अगर मैं तार 2 में, ठीक है, अगर मैं इस तार 2 में धारा की दिशा को बदल दूं, ठीक है, इस तार 2 में धारा की दिशा को बदल दूं, ठीक है, अगर मैं इस तार 2 में धारा की दिशा को बदल दूं तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये दोनों तार एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक बल कार्य करेगा और वह बल होगा रिपल्सन, ठीक है। वो बल कौन सा होगा? रिपल्सन फोर्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस स्थिति में, ठीक है, तो इस स्थिति में हमको यह देखने को मिल रहा है कि इन दोनों पर एक बल कार्य कर रहा है। या तो वह अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो वह रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, धारा की दिशा की बात करूं, तो धारा इस तरफ बह रही है, तो अंगूठे को मैं धारा की दिशा में कर दूं तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा, इस दिशा में बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड में बनेगा। बात समझ में आई? यानी कि ये जो तार 1 है, इस तार 2 के कारण, ठीक है, ये जो तार 1 है, इस तार 2 के कारण, ठीक है, एक बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। और वो बल कौन लगा रहा है? इस तार 2 के कारण, ठीक है, इस तार 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये तार 1 जो है वह एक बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। और इस तार 1
के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसके कारण ये तार 2 जो है एक बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब यह बल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यह बल कुछ भी हो सकता है, या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? तो हमको इसी बल की, ठीक है, इसी बल का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया यह बल कुछ भी हो सकता है, या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है, और इसी बल का हमको मान निकालना है। बात समझ में आई आपको? अब देखिए, मान लेते हैं कि एक तार है, x और y। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और इससे r दूरी पर, ठीक है, इससे r दूरी पर एक और तार रखा हुआ है इसके समांतर। ठीक है, इससे r दूरी पर एक और तार रखा हुआ है इसके समांतर। क्लियर? बात समझ में आई? इसके समांतर r दूरी पर एक और तार रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं x डैश y डैश। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? x डैश y डैश। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वह इस तार x y के ही सेम डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इसको हम मान लेते हैं धारा I2। ठीक है, तो इस तार 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, इस तार 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस तरफ बनेगा? वो अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, और इस I2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, देखिए धारा दिशा मैंने कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बना है। ये अंगूठे को मैंने धारा दिशा में कर दिया, धारा दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बन रहा है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बन रहा है, और तार जो x y है वह तार x डैश y डैश के चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर तरफ बन रहा है उसमें रखा हुआ है, और ये तार जो है x y, ठीक है, और तार जो x डैश y डैश है, इस तार x y के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ से। क्लियर? अब इसमें लगने वाले हम फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसमें लगने वाले हम फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करूं, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करूं, तो इस स्थिति में देखूं, ठीक है, इस स्थिति में मैं देखूं कि धारा चुंबकीय इस तरफ है, धारा की दिशा इस तरफ है। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या करता है? यह जो तर्जनी उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और ये जो बीच वाली उंगली है वह धारा की दिशा को बताए, तो ये अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में करूं तो ये धारा ऊपर की तरफ बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल किस तरफ लग रहा है? बल इस तरफ लग रहा है। ठीक है, बल इस तरफ लग रहा है। क्लियर? और यहाँ पे बल किस तरफ लेगा? यहाँ पे बल इस तरफ लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो तार x डैश y डैश है, इस तार x y को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और ये तार जो x y है, इस तार x डैश y डैश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू I BL sin थीटा, F इज इक्वल टू I BL sin थीटा, और इसमें जो यल है इन दोनों चालक तारों की लंबाई है। इसमें जो यल है इन दोनों चालक तारों की क्या है? इन दोनों चालक तारों की लंबाई है। ठीक है, और ये थीटा क्या है? थीटा जो है बी और यल के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और लंबाई इसकी है, तो इस स्थिति में यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वह होगी 90। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी 90। ठीक है, अब हमको सबसे पहले तो I का मान पता ही है कि I का मान I1 और I2 है,
थीटा का मान पता चल गया, यल है हमारे पास। अब हमको इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस तार XY के कारण इस तार X डैश Y डैश तार पर हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। तो लिखेंगे तार XY के कारण दूसरे तार X डैश, मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लें P, इस पॉइंट को हमने मान लिया P, क्लियर। इस पॉइंट क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया P। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण लग रहा है, XY तार के कारण किस पे लग रहा है, हमको इस XY तार के कारण दूसरे तार X डैश Y डैश पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र, उसका क्या फार्मूला था, उसका क्या फार्मूला मिला था, उसका फार्मूला मिला था हमें B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इस B तो इस तार के कारण निकालना है, मतलब XY तार के कारण निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे B1 और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। फिर लिखेंगे तार XY के कारण तार X डैश Y डैश पर बल, ठीक है। तार XY के कारण तार X डैश Y डैश पर बल निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या रखेंगे, IBL साइन थीटा। तो इस पर बल निकालना है, तो I2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, L हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 190 डिग्री है, इसलिए साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका I2 इंटू कितना बचेगा, ये बचेगा I2 इंटू म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और ये यल, तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर यल, ठीक है। अब हम निकालेंगे तार X डैश Y डैश पर, तार X डैश Y डैश पर प्रति एकांक लंबाई पर बल, ठीक है। तार X डैश Y डैश पर तार, इसको मैं यहां से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तार प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो ये हो जाएगा, ये L यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F बाई L इज इक्वल टू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर न्यूटन प्रति मीटर, और ये हो जाएगा न्यूटन। बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आधार पर हम 1 एम्पियर की परिभाषा की गणना करेंगे। इसी के आधार पर हम 1 एम्पियर परिभाषा प्रदर्शित करेंगे या उसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। मिटा दे रहा हूं, समझ में आई गया होगा आप लोगों के। एक एम्पियर की परिभाषा, इफ यदि L is equal to 1, R is equal to 1 and I is equal to, अगर मैं इस I1 और इस I1
बराबर I2 बराबर I मान लूँ तो ये हो जाएगा F L इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1। देन ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, पाई से पाई कैंसिल 2, कितना जाएगा F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, ठीक है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और उनके बीच की लंबाई, उनकी लंबाई 1 मीटर हो, तो उनमें धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, ये होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन होगा। अतः धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। तो चालकों में प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्लियर। ये तो था दो समांतर धारावाही चालकों या तारों के बीच बल, ठीक है, और 1 एम्पियर की परिभाषा भी आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो सभी समाप्त होते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।